हे गाइस, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हमने आपके इस चैप्टर के नोट्स तैयार कर लिए हैं और उन नोट्स से ही आपका पेपर आएगा और ये बड़े ही आसान नोट्स हैं। तो इन नोट्स से ही हम अपनी आगे की जो पढ़ाई है, अब जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने कांस्य युगीन सभ्यता के अंदर जो उसकी 4 सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन चारों सभ्यताओं के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो हमने पढ़ लिया था, उसकी नगर योजना, उसका समाज और अर्थव्यवस्था, उसकी धर्म और संस्कृति के बारे में और उसका पतन कैसे हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लोह युगीन सभ्यता, यानी कि वो सभ्यता जिस समय पर लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। लोह युगीन, युगीन मतलब युग, युग मतलब काल, काल मीन्स समय, वो समय जिस समय पर लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ऐसा समाज जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, उस सभ्यता को कहेंगे लोह युगीन सभ्यता। सो गाइस, लोहा और तांबा कांसे से सस्ता और मजबूत था। सबसे पहली बात, लोहे का इस्तेमाल क्यों हुआ? लोहा तांबे और कांसे से एक तो सस्ता था और ये मजबूत भी बहुत ज़्यादा था, और दूसरा जंगल को साफ करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने जंगल को साफ किया और कृषि के लिए, खेती के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत थी उसकी उन्होंने भरपाई की। कृषि की उपज में काफ़ी बढ़ी, क्योंकि जब हल और जो अन्य उपकरण थे वो लोहे के होने लगे, तो उससे क्या हुआ कि वो जो ज़्यादा कारगर साबित होने लगे और हमारी जो खेती थी उसमें वो बढ़ गई। परिवहन और संचार भी बढ़ गया। परिवहन मतलब एक जगह से आना जाना जो था, जब पहिया था लोहे का बनने लगा तो वो आसानी से टूटता नहीं था और काफ़ी दूर तक चलता था। ठीक है, वो टूटता नहीं था और आना जाना लोगों का जो है आसान हो गया। व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। जब देखो, आप ही बताओ मुझे, जब आपका खेतों में हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी परिवार में, और समाज में खुशहाली आएगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, तब व्यापार और वाणिज्य तो फलेगा फूलेगा ही, व्यापार तो बढ़ेगा, बिजनेस तो बढ़ेगा। अच्छा, इस और क्या कहता है ये? भारी तलवारें, तेग, लोह, कवच, भाले और बल्लम मिले। देखो मतलब क्या है, उस समय पर लोहे के काफ़ी भारी तलवारें थे, तेग तेग मिले हैं, लोहे के कवच मिले हैं, लोहे के भाले मिले हैं, लोहे के बल्लम मिले हैं, जिनसे युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है, तो वो भी किसके बनने लगे थे? लोहे के बनने लगे थे। युद्ध का तौर तरीका बदला, युद्ध का पूरा तौर तरीका ही बदल गया। पहले लोग हड्डियों से और पत्थरों से लड़ाइयाँ कर रहे थे, अब वो तलवारों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। युद्ध जो लड़ रहे हैं, तलवारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लोह युग के दौरान, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपकी 4 सभ्यताएं आती हैं। पहली सभ्यता है यूनानी, फिर दूसरी है रोमन, तीसरी है ईरानी और चौथी है हमारी वैदिक भारतीय सभ्यता। तो हम शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली सभ्यता है हमारी यूनानी सभ्यता। तो यूनानी सभ्यता के बारे में गाइस, ये जो मैंने हैशटैग बनाए हुए हैं, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो बहुत अच्छी शासन प्रणाली के रूप में जो है, यहाँ पर जो शासन प्रणाली थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। बहुत अच्छी एक शासन प्रणाली यहाँ पे विकसित हुई यूनान में। ठीक है, और पहाड़ों पर एक किला होता था, जो नगर होता था, नगर के बीच में पहाड़ी पर एक किला होता था जिसे एक्रोपोलिस कहते थे। ठीक है, और उस नगर की चारों तरफ से किलेबंदी होती थी। ठीक है, उस नगर की चारों तरफ से गाइस क्या होती थी? किलेबंदी होती थी। मुख्य नगर, उसके अंदर 2 मुख्य नगर थे। यूनानी सभ्यता में 2 मुख्य नगर थे, एक था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। एथेंस में धनी और सुसंस्कृत और लेखक, दार्शनिक और कलाकार लोग रहते थे। एथेंस के अंदर लोग अमीर ज़्यादा थे, वहाँ पे लेखक थे, दार्शनिक थे, कलाकार थे, बहुत सारे वहाँ पर लोग थे। ठीक है, जबकि स्पार्टा एक लगभग सैनिक शिविर की तरह था, यानी कि वहाँ पर लोग जो थे युद्ध में कौशल होते थे, उनमें लड़ाई करना बहुत अच्छे से आता था। दोनों के दोनों जो देश हैं, दोनों के दोनों जो शहर हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन होते थे। दोनों के दोनों शहर एक दूसरे के क्या थे? ये दोनों के दोनों शहर एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक है, पर क्या हुआ, जब दारा फर्स्ट, जो दारा फर्स्ट है, डैरियस फर्स्ट कहते हैं जिसे, दारा प्रथम ईरान का राजा था। जब हम ईरानी सभ्यता पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा दारियस दारा। तो डैरियस फर्स्ट जो राजा था, डैरियस फर्स्ट और जर्जेस एक राजा था, इसकी सेना से ये दोनों प्रतिद्वंदी दुश्मन होने के बाद भी लगातार साथ मिलकर उससे लड़े। 27 साल तक इनके बीच में इन दोनों जो
शहर थे, दोनों शहरों के बीच में, एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें एथेंस की हार हो गई क्योंकि एथेंस में लोग लड़ने नहीं जानते थे, स्पार्टा में लोग लड़ना जानते थे बहुत ज़्यादा, युद्ध में कौशल थे वो लोग। तो एथेंस की हार हुई, ठीक है। और 1776 में ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, जो कि आज भी आपको पता है ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो 1776 में देवताओं के सम्मान में, वहाँ पर जो देवता थे उनके सम्मान में ये सारे के सारे खेल आयोजित आज भी किए जाते हैं। मैडम मकदूनिया का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। मकदूनिया का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, और वो इसी सभ्यता से आता था, वो यूनानी सभ्यता से आता था। उसने सीरिया पर, मेसोपोटामिया पर, मिस्र पर, अफगानिस्तान पर और यहाँ तक कि मध्य एशिया को जीत लिया। इसने भारत के भी बहुत सारे हिस्सों पर राज किया है, इसने भारत के भी बहुत सारे हिस्सों को जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसने मकदूनिया के सिकंदर ने सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया को भी जीत लिया था। ये इतना बड़ा राजा था, बहुत बड़ा। इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर महान की जो मृत्यु है 33 वर्ष की अल्प आयु में, बहुत ही कम उम्र थी इसकी, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, अगली हमारी सभ्यता है रोमन सभ्यता। तो रोमन सभ्यता के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इटली का नाम आपने सुना ही होगा, इटली की टाइबर नदी, सभी अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इटली में एक नदी है जिसका नाम है टाइबर, ठीक है। टाइबर नदी के किनारे एक गणराज्य, गणराज्य क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर जनता का शासन होता है, ठीक है। गणराज्य और गणतंत्र। गणराज्य मतलब जहाँ पर जनता का शासन होता है, और स्टेट ऑफ हेड जो होता है, किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है, मेन जो होता है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, वो इलेक्टेड होता है, उसे चुना जाता है। तो इटली में टाइबर नदी के किनारे गणराज्य था। संचालन सीनेट यानी बुजुर्गों का एक समूह करता था। इसका संचालन कौन करता था? सीनेट। सीनेट क्या होता था? क्वेश्चन आया है आपके इस बार के पेपर में, क्वेश्चन आया है सीनेट क्या होता है। तो सीनेट क्या होता है फ्रेंड्स? सीनेट होता है बुजुर्गों का समूह। इसमें 3 वर्ग थे, इस राज्य में 3 वर्ग थे। एक है पैट्रिशियन जिन्हें कहते थे कुलीन, एक है प्लीबियन यानी कि आम लोग, और तीसरे हो गए इसके अंदर गुलाम, ठीक है। तीसरे इसके अंदर कौन लोग हो गए? गुलाम, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो गुलामों को ग्लैडिएटर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अब ये ग्लैडिएटर युद्ध क्या है माय फ्रेंड्स, बताएगा कोई? ग्लैडिएटर युद्ध क्या होता है? जब एक इंसान को किसी जंगली जानवर से लड़ाया जाता है, इंसान को जंगली जानवर से लड़ाया जाता है, तो उस लड़ाई को कहते हैं ग्लैडिएटर की लड़ाई, ग्लैडिएटर का युद्ध, ठीक है। यहाँ पर एक शासक हुआ जिसका नाम था अगस्ट काउंटे। अगस्त के शासन काल में महान पैगंबर ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है। ईसा मसीह के बारे में कौन ही नहीं जानता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, तो उसके जो महान पैगंबर हैं वो है ईसा मसीह, ठीक है। तो उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। इससे अगली हमारी सभ्यता जो है वो फ्रेंड्स है हमारी लोह युग की। लोह युग में ईरानी सभ्यता। तो लोह युग में फारस यानी कि आधुनिक जो इराक है, आज का जो इराक है, उसका पहला नाम था फारस, में कुछ आर्य कबीले रहते थे। कौन रहते थे फ्रेंड्स? आर्य कबीले रहते थे। और ये आर्य कबीले रहते थे, और वहाँ पर इन आर्य कबीलों में दक्षिण में एक जनजाति थी इनकी जिसका नाम था मिडीज। उनकी एक शाखा थी, देश के पश्चिम हिस्से में रहती थी, ठीक है। पश्चिम हिस्से में जाति रहती थी। मिडीज ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली। पहले फारसियों को भी इनसे डरना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। पहले फारसी इनसे डरते थे, पर बाद में एक राजा आया साइरस। क्या है? कौन सा राजा आया? साइरस। और साइरस ने क्या किया? साइरस ने 550 ईसा पूर्व में पारसियों को एकजुट किया और मिडीज को हराकर एकेमनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने मिडीज को हरा दिया है और एक डायनेस्टी, एक साम्राज्य की स्थापना करी है जिसका नाम है एकेमनी साम्राज्य, ठीक है। एकेमनी साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ईरान की सभ्यता के बारे में आता है कि जो डारियस फर्स्ट था, दारा प्रथम था, वो बहुत महान राजा था, ठीक है। दारा प्रथम ईरान का महान राजा था। इसका साम्राज्य लेके सिंधु नदी से और भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक फैला था, यानी कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य इसका था। बहुत सारी जमीन इसने जीत ली थी। उसके पास मजबूत घुड़सवार थे और नौसेना थी। उस जमाने में उसके घुड़सवार बहुत मजबूत हुआ करते थे, बहुत दिलेर हुआ करते थे युद्ध में, और उसके पास अपनी नौसेना भी थी। सिकंदर ने इन्हें हरा दिया था पर इनका खात्मा नहीं किया था। सिकंदर ने ईरानियों को हराया था, ठीक है। सिकंदर ने ईरानियों को हराया था पर उनका खात्मा नहीं किया था, और अन्य राजाओं के संरक्षण में जो ईरानी सभ्यता है वो तब भी आगे बढ़ रही थी। ये सभी देवी देवताओं और आग की पूजा करते थे, और ये पशु बलि भी देते थे। समझ रहे हैं आप? देखिए आप, ये पशु बलि भी देते थे, क्योंकि ये आर्य थे। और भारत में जो आर्य बाद में आए उनके बारे में भी आपको ऐसा ही पढ़ने के लिए मिलेगा जो हमको वैदिक काल में मिलता है। तो वैदिक काल में फ्रेंड्स क्या हुआ था? वैदिक काल में एक्चुअल में आर्य जो थे इंडो यूरेशिया से भारत आ गए थे। तो वो भारत के कुछ इलाकों में आकर के बस गए थे, दोआब क्षेत्र में बस गए थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वैदिक काल को मेनली 2 भागों में बांटा है। एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के बारे में आपको बता देता हूँ। पूर्व वैदिक काल क्या होता है? पहले का वैदिक काल को हम कहेंगे पूर्व वैदिक काल, और बाद के वैदिक काल को हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। तो गाइस, वैदिक काल के बाद वाले काल को हम कहते हैं वैदिकोत्तर, यानी कि वैदिक के उत्तर में आने वाला, वैदिक के बाद में आने वाला काल। तो वैदिक उत्तर युग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। एक्चुअल में क्या है, जब वैदिक काल बढ़ने लगा तो वैदिक काल में जब जाति प्रथाएं आ गई और बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई, तो उससे अलग हट गए लोगों ने सोचना शुरू किया और नए धर्म ईजाद किए, नए धर्म बनाए। तो उसी दौरान 2 धर्म सामने आए, एक था बौद्ध धर्म, एक था जैन धर्म। भारत में वैदिकोत्तर काल के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो वैदिकोत्तर काल में क्या है, भारत में बड़े राज्य उभरे जिनमें महाजनपद थे। इन महाजनपदों के नाम हैं, ये 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, वज्जी,
काशी, कौशल, मल्ल, कुरु, पांचाल, वत्स, अवंती, कंबोज, गांधार, गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी का नाम आपने महाभारत में सुना ही है, अस्मक, चेदी, मत्स्य और सूरसेन को मिलाकर कुल 16 राज्य थे। कृषि के विस्तार और शहरीकरण की शुरुआत इसी समय पर हुई है। लोगों ने कर्मकांडी ब्राह्मणवाद और वैदिक बलि प्रथा का विरोध किया। समझिए, जो ब्राह्मणवाद था, जो ये धर्म था उस समय पे, वैदिक धर्म जो था, जो आज हिंदू धर्म है, उस समय ब्राह्मणों ने अन्य लोगों पर बहुत सारे, जैसे कि शूद्रों पर बहुत सारे अत्याचार करने शुरू किए और वैदिक बलि की शुरुआत उन्होंने की कि जानवरों की, पशुओं की बलि दो। और अत्यधिक मात्रा में बलि दिए जाने से जो अन्य लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ता था। सपोज करो कोई गरीब किसान है और कोई ब्राह्मण उससे आके कहेगा कि आपको अपने बैलों की बलि देनी है, तो वो तो नाराज होगा ही ना। वो कहेगा आपको अपने पशुओं की बलि देनी है, तो वो तो नाराज होगा ही ना। वो बलि देना नहीं चाहता था, जो कि गलत बलि वगैरह देना गलत प्रथा थी। तो उससे बच कर के और उन सब चीज़ों से विरोध करते हुए कुछ लोगों ने, कुछ महान लोगों ने, जिन्हें महान हमें कहना ही चाहिए, उन्होंने एक नए नए धर्मों की स्थापना की। जैसे कि बौद्ध धर्म की अब बात करें तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इन गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित, भारत नेपाल सीमा पर एक लुम्बिनी गांव है, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय राजा थे। क्या थे? ये एक क्षत्रिय थे, ठीक है। ये एक राजा थे, ये एक क्षत्रिय थे, ये एक राजपूत कुल से आते थे, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और ये बोध गया चले गए। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। और इन्होंने पहला अपना उपदेश धर्म, जिसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, वाराणसी के निकट सारनाथ एक जगह है वहाँ पर दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब गौतम बुद्ध बोध गया गए तो वहाँ पर इन्हें 3 अन्य ब्राह्मण मिले। इन ब्राह्मणों के साथ ये वहाँ पर बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, पर वो ब्राह्मण बीच में ही यज्ञ अपनी तपस्या को छोड़ करके चले गए और ये कह करके चले गए कि यहाँ पर ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो कई सालों बाद जब गौतम बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो उनकी तलाश में वो वाराणसी गए और वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसका नाम रखा गया धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म के चक्र से परिवर्तन होना, ठीक है। और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इन्होंने कहा, तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। इन्होंने अपने ज्ञान से इन्हें 4 बातें पता चली जो उन्होंने दुनिया को बताई। पहला, कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। तृष्णा, यानी कि दूसरों से जलन और बाकी जो दूसरों से दुश्मनी रखना, वो दुख का मेन कारण है। तृष्णा पर जीत हासिल करके दूसरों से दुख, अगर हम दूसरों से नहीं जलेंगे उन्हें, या फिर किसी चीज़ की डिमांड नहीं रखेंगे, उस पर जीत हासिल करके दुख को ख़त्म किया जा सकता है। दुख का अंत हो जाएगा अगर हम तृष्णा पे जीत हासिल कर लें। तृष्णा पर जीत हासिल कर रहे हैं, यह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मिलेगा। जो जीत मिलेगी हमें कैसे मिलेगी फ्रेंड्स? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मिलेगी। अब वो अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, उनके बारे में हम एक बार विस्तार से पढ़ लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग फ्रेंड्स आपके ये रहे। अष्टांगिक मार्ग क्या कहते हैं? सबसे पहला नंबर 1 है सच्ची दृष्टि रखना, अपनी निगाह सही रखना। दूसरा, सच्चा सही उद्देश्य रखना। तीसरा है सत्य वचन बोलना। चौथा है सद्कर्म करना, अच्छे कर्म करना। 5वां है सच्ची आजीविका, सही ढंग से पैसा कमाना, लूटपाट या फिर चोरी चकारी नहीं करना। 6ठा, सद्प्रयास करना, अच्छे प्रयास करते रहना। और 7वां है सच्ची आजीविका का पालन करना। और 8वां है सद स्मृति करना और सद मनन करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं, आपकी बुक में भी ये सब दिए गए हैं। और इन्होंने कहा भोग विलास, यानी कि भोग विलास और कंजूसी दोनों के मध्य का मार्ग इन्होंने बताया कि आपको दोनों के मध्य मार्ग पर चलना है, ठीक है। यानी कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लुटाना है
आप अगर पैसा कमा भी लिया, आप बहुत ज़्यादा अमीर है तो बहुत ज़्यादा पैसा लुटा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। और कंजूसी भी नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं है कि जो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है उसे भी लुटा दिया और मौज लिया आपने, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं कहा है कि आपके पास कुछ होते साथे भी आप खाना नहीं खा रहे हैं या फिर अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पैसे को, ऐसा भी नहीं करना है। 80 साल की उम्र में, लगभग 80 साल की उम्र में फ्रेंड्स, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, इन निर्माण प्राप्त हो गया। इसी तरह से हमारा जैन धर्म है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभनाथ और इसके 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहे हैं। बौद्ध धर्म की तरह कर्मकांड और वैदिक ब्राह्मणवाद का इसने भी विरोध किया है, लगातार विरोध किया है। जाति व्यवस्था का इन्होंने भी विरोध किया है, ठीक है। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं, 5 सिद्धांत दिए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सच्चाई, तीसरा है चोरी ना करना, चौथा है जुड़ाव ना रखना और 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। और इन्होंने 3 रत्न दिए हैं जो जैन धर्म में, उसने उसके त्रिरत्न हैं। इसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में इसमें शामिल हैं। और जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में देवी देवताओं की पूजा तो की जाती है पर उसकी जो शिक्षाएं हैं उनसे नीचे उनका स्थान है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह की हेल्प के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और इन नोट्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस जो नोट्स हैं इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए।